नमस्कार दोस्तों, मैं राज शुक्ला यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस बेहतरीन नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप जिंदा जानदार और ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई तो एकदम मस्त चली रही होगी। तो आज जो है ना, हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया कि हाँ, जीव सजीव निर्जीव सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जो जितने भी सजीव हैं ना, वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आप देख रहे हैं पेड़ पौधे हो या कोई जीव जंतु हो, ये बने किससे हैं, उनकी क्या प्रारंभिक इकाई क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्या है, जैसे कह रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई, जो हमारी जो जीवन है ना, जिसमें पेड़ पौधे हो चाहे हम ह्यूमन हो, तो जीवन की जो मौलिक इकाई है ना, वो कोशिका है। और इसके बारे में हम क्या है ढंग से जानने वाले हैं। साथ में हम क्या है इतने अच्छे लेवल में जाएंगे, इतने अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं कि आपको क्या है बहुत ढंग से समझ में आएगा। साथ ही साथ ये आपके लिए एग्जाम में एक भी ना क्वेश्चन छोड़ने वाला एक क्लास होने वाली है। आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले हैं। एक तरह से समझ लीजिए वन शॉट में आप क्या पूरा क्लियर करके यहां से जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे क्या है, हम किसी चीज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन तो लेते हैं। ये भैया है कौन? तो ये हमारी कोशिका है। अभी कोशिका क्या चीज होती है, क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब फिर धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। क्या है कह रहा है, सभी जीव जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी जीव, जीव मीन्स क्या है, जिसमें जान हो, लाइक हम जान मतलब कि कोई और भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जो भी आप देख रहे हैं, वो सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। बहुत छोटे छोटे इकाई होते हैं जिनसे क्या होते हैं बने होते हैं, उन्हीं को कहते हैं कोशिका। मतलब जैसे हमारी जो संरचना हुई है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कोशिका ही होगी। अब आगे आओ, कह रहे सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। जो हमारी जो कार्यात्मक और रचनात्मक जो इकाई है, संरचनात्मक जो इकाई है, वो हमारी क्या है, ये कोशिका है। अच्छा, तो कोशिका के आकार कैसे होते हैं? आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन जो हम जहां पर करते हैं ना, देखो कोशिका तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जहां पढ़ा जाता है वो कहाँ, मतलब क्या चीज़ ऐसी चीज़ जहां पर पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ का एक अलग अलग है। जैसे हम क्या है मनोविज्ञान के लिए पढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसी प्रकार जो हम कोशिका के बारे में जो उसकी आकार आकृति जहां पर पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, साइटोलॉजी। मतलब जहां पर हम इसको पढ़ते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिए ये हमारी एक कोशिका है। अभी परेशान ना हो, हम इसके बारे में ढंग से और भी चीज़ें जानने वाले हैं। तो क्या होता है, तो ये देखो, ये हमारे क्या है, हम पहले ये भी जान लेते हैं ना कोशिका कहाँ कहाँ किस में पाई जाती हैं। तो ये कुछ पादप की कोशिकाएं हैं, ये हमारे क्या है, ह्यूमंस की कोशिकाएं हैं, ये जीव जंतुओं की कोशिकाएं, जिसका मान लो, लेकिन अगर हम क्या, जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये देखो, हमारे प्राज की कोशिका ऐसी होती है, ये पेड़ पत्ती की होती है, और दुनिया भर की है। हमारे क्या है, जंतु में का देखो, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी अलग कोशिका होती है। जो हमारे बोन्स है, हड्डियां हैं, उनकी अलग कोशिका है। जो हमारी पेशियां है ना, मांसपेशियां, ये अलग कोशिका की बनी हुई हैं। जो हमारा माइंड, जिससे हमारा सब कुछ है, क्या है, याद में बोल रहे हैं, जो क्या है नॉलेज है या आपके पास, जिससे आप क्या है, आपका शरीर भी काम करता है, जिसको पूरा मैनेज करता है, वो तंत्रिका कोशिका भी है। और अंडाणु है। अंडाणु क्या है, ये मादा जनन में पाया जाता है, जो क्या है हमारे प्रजनन क्रिया यानी अपने समक्ष संतान उत्पन्न करने के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारा शुक्राणु होता है, जो कि क्या है, नर का भाग होता है। और ये हमारी क्या है, वसा कोशिका है। अच्छा, सब कुछ में देख रहे होगे, तो एक में समय ये ड्रॉप ड्रॉप दिखाई दे रहा होगा, ये बिंदी यहाँ पर ये क्या है, देखो जितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो क्या हो, हमारी जीव जंतु की हो या फिर क्या है पेड़ पौधों की, सब में क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अभी परेशान हो, ये हम केवल केवल अभी एक समझ लो इंट्रो दे रहे हैं, अभी इसके आगे कहानी इसमें है पूरी। ये हमारा, और जो ये पूरा ये भरा हुआ है ना, ये हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। और ये हमारा जो बीच में ड्रॉप, ये पॉइंट पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे केंद्रक हैं। और जो ये बीच में ये सब भरा हुआ है, ये हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव। सेम इसमें भी वैसे सेम है ये।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें ही हमारी क्या होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं। और जंतु, इससे हमें ये पता चल रहा है चाहे वो पादप हो मतलब पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, दोनों कोशिकाओं से मिलकर ही बने हुए हैं, दोनों कोशिकाओं से मिलकर ही बने हैं। बस माइंड में ये बैठा लो कि जितने भी सजीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो या कोई जीव जंतु हो, वो सब के सब कोशिका से मिलकर के बने हैं, इतना माइंड में रख लेना और कुछ आगे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। अब आ गया, अब हम ये देखेंगे ना, अब भाई ये तो हम पढ़ समझ चुके हैं, लेकिन ये कोशिका ऐसे तो कोई बोल नहीं दिया, हम आए पढ़ाने लगे कि बेटा देखिए ये कोशिका होती है, कोई ना कोई पहले इसको आया होगा ना, इसके बारे में स्टडी किया होगा, देखा होगा, ऐसे थोड़ी मिल गया। तो एक हमारे बहुत महान साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ये क्या किए कि 1665 में बैठे थे, कुछ काम नहीं सूझा, तो देखो साइंटिस्ट लोग होते हैं, खुराफात करना इनका काम होता है, बस बैठ गए कि अब भैया हम तो कुछ ना करेंगे। तो ये क्या किए कि एक पेड़ की छाल लाए जिसे कार्क कहा गया, अब उसको लाए और उनके पास 10 सूक्ष्मदर्शी बनाए हुए थे, अपनी कोई टेक्नोलॉजी लगाए वगैरह के, अब बैठे और उसमें देखने लगे। जब वो देखे ना तो उनको कुछ लोचा नजर आया। क्या? उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा मधुमक्खी के छत्ते का जैसा कुछ इसमें हमें दिखाई दे रहा है। क्या है? मधुमक्खी के छत्ते का आकार का कुछ दिखाई दे रहा है। बस यहीं से हमारा आ गया कोशिका। और जब उन्होंने देखा, जब इसके बारे में स्टडी की तो उसके बारे में बताया, ओ माय गॉड, ये तो कुछ और चीज़ हमें मिल गई, ये तो जीव जंतुओं में एक चीज़ पाया जाता है, ये हमारा क्या है, कोशिका होता है। क्या है ये? हमारी कोशिका। अच्छा ये बात, और कोशिका को नाम कैसे आया? इन्होंने कहा कि ये सब क्या है, एक सेल के जैसे, किसके जैसे? और सेल को कहा जाता है कमरा, ये कमरे के जैसा था, तो उन्होंने कहा एक नाम दे दिया, क्या? शेल है, कमरा है, कमरा। अरे कमरा, फिर उसके बाद में क्या है, कमरा तो है ही है, लेकिन शेल को जीव विज्ञान की भाषा में कोशिका कहा गया। क्या कहा गया? कोशिका। लेकिन देखो क्या है, बड़े बड़े शहरों में जब छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कमरे, उनको क्या है, रहने के लिए स्लीप सेल कहा जाता है, या उसमें सोने के लिए बना दिया जाता है छोटे छोटे कमरे ना, उसे सेल ही कहा जाता है। तो ये क्या, मधुमक्खी के छत्ते का आकार का दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या उसका नाम भी दे दिया, बता दिया भैया ये तो कोशिका है, कोशिकाओं की संरचना है। फिर बाद में स्टडी होती चली गई। अब आओ, तो क्या है कि एंटोनी ल्यूनहॉक ने, किसने? एंटोनी ल्यूनहॉक 1660 खोज कर लिए। अब फिर आगे ना देखो, कोई चीज़ आज तक रुकी नहीं है। अब एडिसन ने बल्ब खोज दिया होता, उसके बाद अब कुछ और न किया होता तो आज शायद हम ये एलईडी बल्ब नहीं यूज़ कर रहे होते। देखो 100 वाट का वाट यूज़ कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता था। अब क्या है, उसका कंजप्शन कम हो चुका है, अब हम क्या बढ़िया एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हैं, जहाँ वो 100 वाट का एक कल्ला, यहाँ पे 9-10 वाट लग जा, मतलब बल्ब लगा के काम कर लेते हैं, हमें ज़्यादा रोशनी भी मिल रही। तो क्या धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ खोज होती रहती है। आने वाले समय में शायद और इससे अच्छी कोई मतलब कि टेक्नोलॉजी आ जाए, उससे और कुछ अच्छा चीज़ हमारे पास मिल जाए। तो उसी में क्या है, तो एंटोनी ल्यूनहॉक ने 1675 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से, क्या एकदम बढ़िया वेल डेवलप सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। मतलब कि किसने? एंटोनी ल्यूनहॉक ने। इन्होंने क्या, सबसे पहले बहुत अच्छी किस्म का सूक्ष्मदर्शी लिया और फिर तालाब के पानी से लाए, और वहाँ पर उन्होंने क्या है, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ये याद रखना कि जीवित कोशिकाओं का पता लगाने वाले कौन थे? एंटोनी ल्यूनहॉक ने। कब? 1675 में इन्होंने बताया भैया कि क्या है, कोशिकाएं हमारी जीवित भी होती, कहाँ से? तालाब के पानी से ला करके। ये हमारा इनका था खोज का पूरा, कि कैसे जो कोशिका की खोज हुई, कौन कौन का इनमें लफड़ा था, कौन कौन का अहम योगदान था। तो अब आगे देखो, हम देखते हैं भैया, इसके बाद हम तो जान लिए। अब जो है ये कोशिका चीज़ मिल गई, लेकिन अभी भी कोशिका का निर्माण किससे हुआ, ऐसे थोड़ी चीज़ हम पढ़ने लगे भाई, या फिर कोई चीज़ आ गई उन्होंने पता लगाया, कोशिकाएं पाई जाती हैं, बात सिद्ध हो चुकी थी। लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है, किस चीज़ के बने होते हैं, किस मिट्टी के बने होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अब क्या, कोशिका का निर्माण कैसे, तो उन्होंने बताया, पता कि प्रोटोप्लाज्म के, किसे? प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन
आदि होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। यही सब चीज़ होती है ना प्रोटोप्लाज्म में। ये क्या है, इनके अलावा ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, ये तमाम चीज़ें भी पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, कोशिका का निर्माण करती हैं। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, देखो अब कोई चीज़ होती है ना तो उसका, जैसे हमारी शरीर है, अब हम लोग भी क्या ऐसे थोड़ी है कि हम लोग को बता दें, कई चीज़ों को हमारे बॉडी में भी रिसर्च हो चुके हैं कि किस किस चीज़ से बने हैं। तो उसमें क्या है, ये जो कोशिका होता है वो बने किससे होते हैं, हम तो पा चुके हैं जीवित हुए अमृत, तो कई सब को कोशिका मिली। लेकिन ये जो कोशिका होते हैं ना, ये कोशिका बने किससे होते हैं, ये बाद में पता लगाया गया कि भैया किससे में, देखो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन। ये सभी क्या होते हैं, कोशिका का मिल करके, देखो अकेला तो बना नहीं सकता, कई चीज़ें मिल करके ही कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, हम तो अब क्या है, कोशिका का निर्माण पढ़ चुके हैं। अब कोशिका का निर्माण हो चुका है, वो कोशिका का निर्माण भी देख चुके हैं, तो कुछ चीज़ें अब और हम जानने वाले हैं, ऐसे तो हो नहीं चुका। अब ये देखेंगे कि जीव के आधार पर, किसके, देखो एक कोश की, बहुकोश की, मतलब कि अगर उनके बेस में देखें, काउंटिंग के कार्ड, मान लो कि गिनती के हिसाब से ये हमारी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या है, इसके हिसाब से कोशिका हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोश की जीव, दूसरा होता है बहुकोश की जीव। तो पहले हम एक कोश की जीव के बारे में जान लेते कि ये एक कोश की जीव क्या होते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। ये एक चप्पल के आकार का होता है हमारे, मतलब कि जूते का सोल होता है ना, उसके हिसाब से देखो, या चप्पल के हिसाब से हमारा होता है पैरामीशियम। ये अमीबा, ये फैलता सिकुड़ता रहता है, मतलब इसका कोई आकार ही नहीं निश्चित रहता, मतलब बस पसर जाता है कहीं पर, जैसे होता है ना आदमी का पसर गए, तो वैसे वे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते, क्या है, जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, यह नहीं कि कई चीज़ें और नहीं, क्या कह रहा है, वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं ही एक संपूर्ण जीव होते हैं। मतलब एक कोशिका के तो है ही है, ये एक कोशिका का है, लेकिन ये खुद में संपूर्ण होते हैं, मतलब सब सारी क्रिया ये खुद में करते हैं। खाना पीना, जो भी सोना धोना, जो इतना भी इनका काम है, ये अकेले खुद का कर लेते हैं। इसमें किसी और का सहयोग की जरूरत नहीं है। ये दूसरे को बनाने की भी जरूरत नहीं कि एक नई कोशिका बनाना है तो हमें किसी क्या नर मादा चाहिए ना, इसके लिए भी इसको जरूरत नहीं। ये खुद में संपूर्ण होते हैं, इसमें किसी और नई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आगे देखो, एक कोश की जीव कहलाते हैं। एक बात तो जान लेना, ये बहुत मतलब कि लंबे समय तक नहीं जीवित रहते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है, जीवन काल होता है, बहुत कम होता है, मतलब कि छोटे समय के लिए ये होते हैं। ठीक, अमीबा, पैरामीशियम और भी बैक्टीरिया, पतंग, जीवाणु, दुनिया भर के सब क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। जो वायरस भी, अरे आतंक मचा दी, ओ हो, ये हमारे देखो प्यारा प्यारा, आजकल क्या इनका भाई बहुत डिमांड होती है इन सब की। ये हाँ, मम्मी पापा मम्मी बछड़ा उसका पप्पी। अब क्या है, ये बहुकोश की जीव हैं, जितने भी देख रहे हो ये सब क्या है, बहुकोश की हैं। हम भी क्या है, बहुकोश की हैं। मधुमक्खी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो आप अपने आसपास देख रहे हो, वो सब के सब क्या है, बहुकोश की जीव है। उसमें से कोई भी एक कोश की जीव नहीं है। एक बात याद रखना, बहुकोश की जीव को हम नग्न आंखों से आराम से देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे एक कोशिकी होते हैं, इनको हम ऐसे चाहे ओ एक कोशिकी जा रहे हो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक कोशिकों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। तो अब इनके बारे में जान लेते क्या है, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित हो। हमने देखा था ना अभी, तंत्रिका कोशिका, फिर हमारा अस्थि कोशिका, फिर रक्त कोशिका, शुक्राणु, जीवाणु, और भी जीवाणु कह रहे हैं, शुक्राणु और अंडाणु, दुनिया भर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो और पेशी कोशिका, ये सब हम लोग, ये जीव जंतु हैं, इस सब में जैसे हमारे में भी पाया जाता है, तो इनमें भी चीज़ें पाई जाती हैं सेम। तो कह रहा है अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोश की जीव कहलाते हैं। अब जैसे अस्थि कोशिका है, वो क्या, वो तो ये थोड़े दिल गुर्दा थोड़ी बनाएगा। अस्थि कोशिका किसका काम करेगा, हड्डियों को बनाने का। पेशी कोशिका क्या करेगा, पेशियां बनाने के लिए। रक्त कोशिका क्या करेगी, रक्त का काम कर, मतलब सबका एक अलग अलग तरह सेपरेट सेपरेट काम है। ये नहीं दोनों किसी का मन हुआ, रक्त कोशिका का ही यार आज मैं थकी हूँ ये काम करो, पेशी कोशिका कहेगा तुम एक काम करो, जो आज मेरी ड्यूटी तुम कर लो। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो आके थोड़ी अपना ड्यूटी कहेगा, हाँ यार आज मैं थका हुआ हूँ तो एक काम करो, पेशी कोशिका जाओ और थोड़ा मेरा भी आज काम देख लेना, थोड़ा सा समझा लेना। तो ऐसा तो हो जाएगा तो फिर लफड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
तो वही, तो ये हमारा कई सारे एग्जाम्पल है, फंजई, मनुष्य एवं अन्य जंतु, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव ही होते हैं। तो अब हम ये बहुकोशिकीय भी जान लिए। तो लेकिन अब अभी हमने क्या है, उनके जीव के आधार पे हमने देखा था। अब हम कोशिका के प्रकार देखेंगे, ओवरऑल जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अभी हमने क्या जीव के आधार पर देखें, अब हम क्या कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो ये हमारा प्रकार होता है, कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अभी हम परेशान हो, अभी हमारे भैया अच्छे से इनके बारे में जानने वाले हैं। ये सब क्या अभी थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश किया जाता है, जब माहौल बन जाएगा तो एक एक चीज़ और ढंग से क्लियर की जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में, इनका आकार बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत ही छोटा, काफ़ी चीज़ें। किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को माइंड में रखते जाओ। क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग यानी जो क्या है न्यूक्लियर या न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं होता, उसमें मतलब झिल्ली नहीं पाई जो न्यूक्लियर, उसमें झिल्ली किसमें, प्रोकैरियोटिक में। आगे केंद्रक अनुपस्थित होता है, सबसे मेन पॉइंट अगर तुम्हें याद रखना, छोटी होती है फिर उसका केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी किस कोशिका में, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप बता देना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो कैसी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, हमारी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा पीले का अंग को अनुपस्थित होता है इसमें। आगे कोशिका विभाजन विखंडन, कोशिका विभाजन द्वारा हमेशा एक कोशिकीय जीव के द्वारा होता है, ये बात याद रखना। ये हमारे इसमें क्या है, इसमें कोशिका का जो निर्माण होता है ना, कोशिकीय विखंडन के द्वारा होता है। उसका कोशिका का निर्माण हमारा कोशिका के विखंडन के द्वारा होता है। अब आओ हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं इसके में जानते हैं। आकार में ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, किससे, प्रोकैरियोटिक से। कौन, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। इनमें क्या है, केंद्रीय भाग यानी न्यूक्लियर में झिल्ली से घिरा होता है। जो केंद्रीय भाग होता है ना, वो किससे घिरा होता है, वो झिल्ली से घिरा होता है। उसमें एक एक झिल्ली पाई जाती है जो उसको कवर करेगी। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब कह रहा है झिल्ली द्वारा घिरे अंगक उपस्थित होती हैं। इसमें जो अंगक होते हैं ना, देखो कोशिकाओं में बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में, अभी सब परेशान हो, ये सब आगे आएंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, झिल्ली द्वारा अंगक पाए जाते हैं। अच्छा, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा एवं बहुकोशिकीय जीव के द्वारा होता है। ठीक है, आगे आओ हमारा अब पढ़ेंगे। देखो हमने इधर जान लिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे जो कोशिकाएं हैं ना, ये कोशिका को आकार कैसा होता है। हमने ये दो चीज़ तो देख ली, जान लिए, काफ़ी चीज़ें समझ ली, लेकिन जो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये हम जान लिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये जान लिए, लेकिन ओवरऑल जो कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, मतलब वो दिखती कैसी हैं, उनका लंबी होती हैं कि चौड़ी होती हैं कि गोल होती हैं कि पतली होती हैं कि झुर्रीदार होती है, कैसी होती है। तो जो समानता में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो अंडाकार होती हैं, कुछ हमारी क्या होती हैं, लंबाकार होती हैं, मतलब लंबी लंबी होती हैं, कुछ स्तंभ के जैसे होती हैं, कुछ इस का हमारा डिस्क के जैसे होते हैं। कई सभी मुख्यतः इन्हीं प्रकार की कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। कुछ जैसे अब क्या ब्लड सेल की बात करते हैं, अब ब्लड सेल्स वाला हमारा कैसा है, अब डिस्क के जैसा है। तंत्रिका कोशिका की हम बात करते हैं, वो कैसा है, वो लंबा है। तो कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब पेशी कोशिकाएं है, अब देखो वो क्या है हमारा, वैसे ही देखो ऐसी होती हैं। तो हर प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। और लेकिन एक बात जान लेना, ये कह रहा है कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। अब देखो ऐसे तो नहीं बन गए, जो कोशिकाओं का जो कार्य होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे, उनका क्या वर्क है, जैसे रेड ब्लड सेल्स है उसका क्या वर्क है। अब जैसे क्या सोच देखो, अगर अभी क्या है, अगर रक्त कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं की जैसी होती तो उसमें क्या देखो शाखाएं निकली हैं, तो हर जगह फंसता वो नहीं जाता, तो एक दूसरे को अरज जाते तो दिक्कत होती ना। तो इसीलिए क्या है, कोशिकाओं का आकार उनके कार्य पर निर्भर करता है कि उनका आकार कैसा होगा, जो उनका जैसा वर्क होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको शेप साइज होता है। आगे आओ, कह रहा है विभिन्न जीवों जैसे पादप और जंतुओं की कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार एवं तरह तरह की होती है। मतलब ये नहीं कि एक ही जैसी होती है, सभी पादप हो या फिर हमारे जीव जंतु, दोनों प्रकार की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती। ये नहीं कि उनके मतलब पादप की अलग होगी जंतु की अलग, ना ना ना, ऐसा नहीं है, दोनों अलग होते हैं। अब कह रहा है
जो कोशिका थी इनका आकार 0.2 pm से क्या है इतना हमारा होता है, कितना 18 सेंटीमीटर तक। ये लगभग जो हमारी स्केल होती है वो अब सोच के देखो हमारे लगभग 6 इंच की यानी होती 15 सेंटीमीटर की होती है, तो उसमें 3 सेंटीमीटर और जोड़ दो यानी 18 सेंटीमीटर, यानी लगभग इतनी बड़ी होती है आपकी क्या सबसे बड़ी कोशिका। कह रहा है एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः इतना होता है। वाह, काफी चीज बड़ी है। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो अब तक का सबसे बड़ा जो कोशिका मानी गई। ये बात जाने ना, ये एक को मतलब ये तो से एक कोशिका है, एक बड़ी कोशिका है अलग से, ठीक है, समझ लेना। कई सारी कोशिकाएं होती है ना, जो कोशिका का अंडा भी हमारा कोशिका भी होता है, लेकिन वो छोटा है। लेकिन जो सबसे बड़ा कोशिका जो हमारी मान जाती है वो क्या है? हमारा शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका है अभी तक की, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? छोटी कोशिका क्या है? ये है क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा होती है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर तक लंबी होती है, जो हमारे माइंड्स में पाई जाती है ना, वो भी हमारी क्या है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका पूछे बता देना, तो कह देना भैया तंत्रिका कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बता देना माइक्रोप्लाज्मा है। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो कह देना भैया शुतुरमुर्ग का अंडा, बहुत तेज भागती चिड़िया, तो उसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ये बात माइंड में यहाँ पर भेजे में डाल लो, काम आएगा आपके। अब कोशिका के भाग क्या होते हैं? अब जो है ना कोशिका का समझ लो कि अब कोशिका के हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स में घुसेंगे, ई का होता है, ऊ का होता है, इसके बारे में हम ढंग से क्लियर करने वाले हैं कि भाई अब ये क्या है, कोशिका के कौन कौन से भाग हैं। सामान्यतः कोशिकाओं की, कह रहा है सामान्यतः कोशिका के विभिन्न भाग कोशिका अंग कहलाते हैं। जो कोशिका में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाएंगी और भी, तो ये सब चीज क्या है? कोशिका अंग कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य के लिए संपन्न होती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मुख्यतः जो कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं, इसमें कई सारे कोशिका के भाग होते हैं जिन्हें हम कोशिका अंग कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा भी कई चीजें होते हैं, क्रोमेटिन और पता नहीं क्या कीजिए, लेकिन हमारा जो मेन 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, और दूसरा अरे तीसरा हमारा क्या है? कोशिका द्रव। तो ये क्या होता है? देखो यहाँ पे इमेज में आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो बाहर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। ये आपका जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, क्या है? जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है? केंद्रक है। क्या है? आपका केंद्रक है। और भी कई सारी चीज पाई जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है? केंद्रक है। अच्छा, तो ये जो चीज यहाँ पे जो लिक्विड टाइप का नहीं भरा हुआ है पूरा, ये हमारा क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव। इसमें बहुत सारे क्रोमेटिन धागे, अभी परेशान न हो, इसकी पूरी संरचना के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जो 3 मुख्य भाग होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। तो ये देखना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये हमारा केंद्रक है। अच्छा, ये बीच में और क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है? वो हमारा क्या है? कोशिका द्रव। ये हमारा क्या होते हैं? यही कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। किसके? कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। अब इनके बारे में हम फिर एक एक चीज पढ़ेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, इसके कार्य क्या है, केंद्रक क्या होता है, इसके कार्य क्या है, और कोशिका द्रव क्या है और इसके कार्य क्या है। मतलब हर एक टॉपिक को बारीक से अच्छे से जानेंगे। तो अब आगे देखो, तो पहला हमारा जो मेन है वो क्या है? कोशिका झिल्ली। टॉपिक आया कि कोशिका झिल्ली क्या, हमने बताया ना, जो उसके सबसे आउटर पार्ट में होता है वो क्या? कोशिका के, वो हमारा होता है कोशिका झिल्ली। ये बात याद रखना, ये कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति एक नाम की कोई नाम सुने ही होगे, वो जो कोशिका भित्ति होती है ना वो केवल केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में पाई नहीं जाती है। परेशान ना, उसके बारे में भी हम ढंग से पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, वो जीवित होती है कि मृत होती है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में जान लेते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा के नाम से जाने तक यहाँ पे आ जाए कि कोशिका झिल्ली। अब फिर एग्जाम में आप क्या कि भैया प्लाज्मा झिल्ली की क्या होती है, ये प्लाज्मा लेमा बोल दिए, तो परेशान मत होना, तीनों के तीनों का नाम एक ही है, एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, तो कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम झिल्ली होती है, मतलब कि इसमें क्या कलरफुल होती है, कलर वर्णात्मक होती है पारगम झिल्ली, जो कोशिका के अंदर या
बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने के काम कर मतलब अनुमति देती है। मतलब कोशिका झिल्ली कहती है बेटा हम सबको अंदर जाने नहीं देंगे, ना ही सबको बाहर आने देंगे। जो हमारा भी यहाँ पे हमने देखा ना ये कोशिका, ये झिल्ली कहती है भैया हम कुछ को ही जाने देंगे, कुछ ही ऐसी चीज हो जिनको जाने देंगे, अदरवाइज हम सबको एंटर नहीं करने देंगे। भैया हाँ जिसको मर्जी आए घुस से ले जाओ। ये क्या है, राष्ट्रपति भवन का गेट है भैया, इसमें सब कोई घुस नहीं सकते हो, कुछ ही लोग को घुस सकते हैं जिनको परमिशन हो, आगे आओ। यह प्रत्येक कोशिका का दूसरी कोशिका की तरह कोशिका द्रव से अलग करती है। क्या कह रहा है, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करती है। अगर सोचो कोशिका झिल्ली न होती तो हमारे देखो एक कोशिका उससे तो कुछ बनता नहीं है। अगर पेशी कोशिका का है, अगर पेशी कोशिका एक थोड़ी है, हमारी बॉडी में बहुत लाखों अरबों करोड़ों कोशिकाएं होंगी पेशी कोशिका। अब उसमें जो लिक्विड भरा होता है, अगर ये बताओ अगर सबके सब मिल जाए, क्या सबके सब मिल जाए जो उनका लिक्विड भरा है, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो क्या सबका अलग अलग क्या है कोशिका द्रव होता है। तो क्या है कोशिका द्रव सबका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में न मिले तो उसके लिए कोशिका झिल्ली उसको क्या है रोकने का काम करती है। भैया ये तुम जाकर उसमें न मिल जाए, उस कोशिका के इसमें मिल जाए, तो ऐसा न होने पाए तो उसमें एक झिल्ली पाई जाती है। वो क्या करती है कोशिका द्रव को मिलने नहीं देती। जंतु कोशिका और पादप कोशिका ये दोनों में पाई जाती है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमारी क्या होती है कोशिका झिल्ली होती है, ये हमारे पादप कोश जंतुओं में और पादप में भी और जंतु दोनों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, करता क्या है ये, तो ये क्या कहता है जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है, इसका यही मुख्य कार्य है। क्या करे, ये कोशिका के अंदर बाहर अणुओं को आने जाने देती है। मतलब कोशिका में जो अणु जा रहे हैं या आ रहे हैं उनको मौका देती है, भाई तुम चले जाओ या चले जाओ। कौन, प्लाज्मा झिल्ली अणु को आने जाने का परमिशन देती है। लेकिन कह रहा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं को आदान प्रदान होने से दो प्रकार से होता है। ये थोड़ी कि बस ऐसा नफड़ा हो गया घुस गए चले या ना ना ना, तो उसकी दो तरीके होते हैं, एक विसरण तरीका होता है, एक परासरण होता है। अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या है विसरण में जो होता है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है कि आ गए चले गए। लेकिन जो परासरण होता है इसमें जलीय विलयन का आना जाना होता है। इसमें क्या है कि एक जलीय विलयन में जिधर सांद्र से क्या है, सांद्र से किधर जाएगा, जिधर निम्न क्या होगा, निम्न सांद्र होगा उधर जाएगा। ठीक है, अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर जाएगा। तो विसरण अभी हम परेशान हो, सब आगे जाने। अति विसरण क्या होता है इसके बाद जानेंगे। उच्च सांद्रता से, किसे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होता है। जो विसरण में होता है, जो गैसें होते हैं, ठोस गैस जो भी चीज होता है वो क्या कर रहा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। अच्छा उच्च सांद्रता क्या है, निम्न सांद्रता मैं एक तरह से बता दे रहा हूँ। एक ये समझ लो, ये क्या है, हमारा पूरा बीकर है, बीकर में हमारा ये कोशिका है। अब कोशिका ये मान लो इसमें बहुत चीजें भरी हुई है, ये ठीक। अब देखो कह रहा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होता है विसरण में। अब ये जान लो ये उच्च सांद्रता है, जहां पर ज्यादा गाढ़ा दिखाई दे रहा है, जो भी जहां पर ज्यादा मतलब कि ड्रॉप मतलब कि पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो गाढ़ा है और साइड साइड कम है। तो यही कर रहा है उच्च सांद्रता से किधर आता है, निम्न सांद्रता की ओर आएगा। क्या जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। अब यहाँ पे मान लो ये हमारा ये वाला पदार्थ था, तो ये क्या है इधर से बाहर आते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल रेशियो में जाएंगे। मतलब कि दोनों की तरफ क्या सब कुछ बराबर हो जाएगा, मतलब अंदर भी और बाहर भी जो दोनों का मटेरियल की जो सांद्रता है वो बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एक बात और, ये ठोस द्रव गैस तीनों में संभव है। ठीक, अगला, अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थों की गति करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब यहाँ पे ये नहीं है जो ज़्यादा गाढ़ है उसकी गति थोड़ी कम होगी,
या जैसे अब ठोस है तो गति कम होगी, जो द्रव है उसकी गति थोड़ा ज़्यादा होगी, और जो गैस होती है वो तो सरराहटे कहीं भैया हम तो जा रहे हैं रोक के दिखा लो। अब क्या कि गैस वाले होंगे वो तुरंत बाहर आ जाएंगे, जो थोड़ा लिक्विड वाले होंगे थोड़ा देर में आएंगे, और जो ठोस होंगे वो भैया घसीटते वो सीटते किसी तरह बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन वही कह रहा है कि सबकी विभिन्न पदार्थ की अपनी अपनी जो स्पीड है, गति है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो ये होता है हमारा विसरण होता है। अब इसके बाद हम परासरण देखते हैं कि परासरण में होता क्या है। ये क्या होता है, वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा जल अणुओं को क्या है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। इसमें क्या है, इसमें भी देखो मैंने क्या था, उसमें गैस उसका मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे केवल जलीय विलयन का काम होता है, यहाँ पे जल का आवागमन होता है। किसका होता है, यानी वाटर का। तो इसमें क्या था, वाटर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जैसे मैंने अभी पीछे देखा ना, ये इसमें क्या हो रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, गाढ़े से हल्के की तरफ जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इसमें जो हमारा जो जलीय विलयन है, तो इसमें भी क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, परासरण होता है। अब क्या कह रहा है, यह केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। बताया था मैंने स्टार्टिंग, ये केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। केवल विलायक गति करने के लिए तंत्र विलयन का है। इसमें क्या है, तंत्र विलयन नहीं, मतलब कि जो हमारे स्वतंत्र होते हैं तरफ से, मतलब कि जो गाढ़े होते हैं उनके बात करने का रहा है। या और केवल जिसमें विलायक होते हैं, जैसे हमारा जल है या और ये सब चीज़ है, केवल यही इसमें गति करने का काम करेंगे, इन्हीं का बस अंदर बाहर होगा, और जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक, आगे ये कोशिका भित्ति क्या था, मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में आया था ना, हमारी कोशिका भित्ति का लफड़ा फंसा था कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो ये बात है, ये केवल कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में इसका कोई नाम नहीं होता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। यह पादप कोशिका की सबसे बड़ी झिल्ली होती है। किसकी, पादप कोशिका की ये सबसे बड़ी झिल्ली होती है। किसमें, पादप कोशिका में पाई जाती है, और सबसे बड़ी झिल्ली होती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। माइंड में हमेशा रखना कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में इसका कोई भी नाम और निशान नहीं होता है। आगे यह कैसी होती है, सख्त होती है। कैसी, सख्त, मजबूत, मोटी, सारंध्र छेद वाली। क्या, सख्त यानी कठोर, मजबूत मतलब कि जल्दी टूटे टाटे ना, फिर मोटी होती है, और सरंध्र यानी छेद होते हैं। अजीवित संरचना होती है, मतलब ये मरी हुई होती है, इसमें जान नहीं होती है, ये भाई जीवित ना, ये क्या मरी होती है, ये तो बाकी किसकी है, आगे क्या होती है, मतलब ये निर्जीव संरचना होती है। कह रहा है कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी थी। मतलब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, कैसी, जितनी भी क्या हो, ये हमारी क्या कोशिका भी, जो सारी कोशिकाएं हैं वो जैसे मैं अभी हम यहाँ पे पीछे देखने वाले हैं, एक कोशिका की संरचना देख लो। हाँ, ये हमारा था, ये हमारी देखो एक कोशिका तो हमारी ये पूरी है। अब इसके बाद ये हमारी कोशिका है, इसके बाद ये हमारी कोशिका है, इसके बाद ये हमारी इधर कोशिका है। तो इनके कोशिकाओं के बीच में एक और भित्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य भित्ति कहते हैं। तो ये क्या करती है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। पादप कोशिकाएं एक दूसरे को क्या है, क्या किस कर रहा है, प्लाज्मोडेस्मस के क्या है, संपर्क में रहती है। किसके, प्लाज्मोडेस्मस के संपर्क में रहती है, मतलब एक दूसरे से क्या होती है, रिलेशन बना के ही रखती हैं, इनका कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ऐसा चीज़ होती है। अब आगे देखो, जो कोशिका के कार्य क्या है, मतलब ओवरऑल जो हमारी कोशिका है इसका काम क्या है, ये करती क्या है। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं, कोशिका मजबूती प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये हमारा, ये अभी तो हमने ये जान लिया कोशिका भित्ति होती कहाँ है, पाई कहाँ जाती है। तो अब ये क्या है, जितनी भी कोशिकाएं किससे अलग होती हैं, ये हमारा है, किससे अलग होती हैं, मध्य भित्ति द्वारा। किसके, सभी कोशिकाओं के बीच में एक और दीवार पाई जाती है जिसे मध्य भित्ति कहते हैं, इसके द्वारा अलग होती है। तो कह रहा है कि कोशिका मजबूती प्रदान करता है। ये क्या कहते हैं, कौन, कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका को मजबूत करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। आगे
सरंध्र होती हैं, हम पहले ही बताते हैं, इसमें क्या आते हैं, छेद पाए जाते हैं, होल्स होते हैं, विभिन्न को अलग करती है, इनमें जो भी कई चीजें हैं ना सबको अलग अलग करती है। क्या होती है एक बात और जान लेना, इस ये गलत लिखा हुआ है, सरकार की क्षमता थोड़ी होती है इसमें, क्या ये अभी क्या करती है, एक दूसरे को क्या है उस कोशिका को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा ही क्षमता होती है। इसके सरकार थोड़ी बनी कि यहाँ पे सरकार बन जाएगी, उसकी क्षमता आ जाएगी, सरकार बनाने की क्षमता है, आ जा लड़ लो हमसे, हम पावरफुल है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे केंद्रक है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही होता है। कोशिका में जो कह दो कि हाँ क्या, जैसे अब जैसे हमारे पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, एक तरफ से देखा जाए तो हमारे साथ कई चीज़ें हैं। अब हमारा दिल भी पड़ जाता है, नहीं काम धड़केगा सारा सिस्टम हिल जाएगा, माइंड काम नहीं करेगा तो पागल घोषित। तो हाँ मुझे लगता है दिल सबसे ज़्यादा, तो वही समझ लो कि यही है केंद्र की तरफ से। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका का सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका के जितना सारा कार्यक्रम होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसका सब कौन देखता है, केंद्रक ही देखता है कि कोशिका का कैसे काम होगा, कहाँ टहलने जाएगी, कहाँ कुछ करेगी, जो भी इसका उपापचयी क्रियाएं होती हैं सब कुछ क्या है, यही देखती है। अच्छा, यह कोशिका का केंद्र यानी कोशिका का केंद्र हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है। ये क्या होता है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं उपस्थित होता है और किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिका है, इसमें हमारा कोशिका क्या है, हमारा केंद्रक है। अब केंद्रक के आउटर पार्ट में, कहाँ पे, केंद्रक के जो हमारा सबसे आउटर पार्ट में, उसमें द्विस्तरीय, कैसे, इसमें एक लेयर होगा, फिर इसके बाद एक लेयर होगा, इसमें द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है जो केंद्रक को थोड़ा मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो उसे क्या है कि जो इसमें आउटर पार्ट में पाया गया है, इसको क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली। अभी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा झिल्ली और ये सब चीज पढ़ा था ना, तो वो अलग था। अब यहाँ पर हमने क्या है, जो केंद्रक के आउटर पार्ट में जो पाया जा रहा है, हम केंद्रक झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो हमने बात किया था ना प्लाज्मा झिल्ली, वो कोशिका के आउटर पार्ट में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक की झिल्ली में, तो केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली पाई जा रही है। अच्छा, ये करता क्या है, अच्छा एक बार जान लेना, जो हमारे जो केंद्रक होता है इसमें होता क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन धागे भी पाए जाते हैं। ये ऐसे, ये हमारा है, देखो ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक में ऐसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब उसमें क्या है, क्रोमेटिन धागे भी होते हैं ये। अब इनमें क्या है, धागे डीएनए के बने होते हैं। डीएनए तो जानते हो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करते हैं, डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी में जनक के द्वारा भेजते हैं। तो सारा ये हमारा देखो, ये बने होते हैं, इससे ये बनाता है, ये यहाँ पर अंदर में पाया जाता है। तो ये हमारा डीएनए है, डीएनए से ये बना होता है हमारा कौन, क्रोमेटिन धागे, और ये हमारा भैया कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा, ये करता क्या है, ये जितना भी जो उसके गुण होंगे, जैसे अस्थि की कोशिका पाया जा रहा है, उसके जो जो गुण होंगे वो क्या एक जनक से दूसरे जनक में ले जाने का काम यही करेगा। कौन करेगा, हमारा केंद्र करेगा। ये हमारे यहाँ जीन के बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षमता के घटक को जीन कहते हैं। क्या कर रहा है, जो डीएनए का जो बुनियादी और कार्यात्मक क्षमता है, घटक है, उसे कार्यक्षम जो घटक है उससे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जीन्स कहते हैं, जो हमारा पाया जाता है। ये बात हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। तो अब हम ये समझ चुके हैं, जो हमारे कोशिकाओं के एक कोशिका के बाद जो दूसरा कोशिका बनती है, निर्माण हो, जिसे हम क्या है किसी को हिट कर देते हैं तो वहाँ पे कैसा कोशिका मर जाती है, लेकिन वही कोशिका फिर से आती है। ऐसे तो नहीं हड्डी वाली बोन्स वाली कोशिका यहाँ पर आ जाती है, नहीं। तो वो कोशिका जनरेट क्यों है, कि वहाँ पर जो कोशिकाएं थी ना, उनमें जो केंद्र पाया जाता था उसमें क्या है, गुण थे, क्या डीएनए के पाए जा रहे थे, क्या थे, डीएनए। वो क्या किए कि जब नई कोशिकाएं जनरेट हुई तो वही प्रॉपर्टीज वाली ही क्या कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अगर यहाँ पर कुछ लोचा हो जाए तो समझ लो क्या है, सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या कि सोच देखो, कोशिका के केंद्रक में कोई और कोशिका का, जिससे बोन्स वाली कोशिकाएं का क्या है, केंद्रक का गुण पहुंच जाए, डीएनए पहुंच जाए, तो जो हमारे, मुझे लगता है जो स्किन होगी वो भी एकदम सॉलिड सॉलिड हो जाएगी, पत्थर के जैसे, हड्डी के जैसे। अच्छा, केंद्रक करता क्या है, यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है ये सब जितनी भी क्रियाएं हो उनको नियंत्रित करता है, किसकी,
केंद्रक जो उसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचन जितना भी होता है, साथ में ये हम लोग कभी पढ़ के चाहिए, ये केंद्रक करता क्या है, ये एक पीढ़ी के गुण को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। कौन? हमारा केंद्रक करता है। अच्छा, तो ये अब हम आगे कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए, केंद्रक पढ़ लिए, अब हम कोशिका द्रव पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहा है, कोशिका का वह द्रव जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें सारे अंगक देखो पाए जा रहे हैं ना, यही हमारा कोशिका द्रव होता है ना। ये जो डार्क ब्राउनिश कलर का दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, हमारा कोशिका द्रव है। अब इसमें कई सारे देखो, लाइजोसोम, खुरदरी जालिका, हरित लवक, केंद्रक, गॉल्जिका, देखो हरित लवक हमारा इसी में केवल पाया जाता है, किसमें, हमारे पादप कोशिका, ये हमारा पादप कोशिका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोशिका द्रव पाया जा रहा है, हरित लवक पाया जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, भाई, सभी दुनिया भर की चीजें हमारी क्या है, इसमें पाई जाती हैं। किसमें? ये सब इसमें तैरते रहते हैं। किसमें तैरते रहते हैं? कोशिका द्रव में तैरते रहती हैं। तो कोशिका द्रव वो द्रव होता है जिसमें सब चीज तैरता रहता है, इवन केंद्रक भी तैरता है। हमारे यहाँ पे सेंटर में हमारा क्या पाया जा रहा है, केंद्रक, यह जिसमें जैविक और कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। और इसमें सारी जितनी भी कैटाबोलिक क्रियाएं होती हैं, जो भी जैविक क्रिया है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा खाना पीना आ रहा है, ऑक्सीजन आ जा रही है, सब कुछ कार्यक्रम इसी में ही होता है, ये याद रखना। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया हम तो भी इमेज तो देख लिए, लेकिन यहाँ में माइटोकॉन्ड्रिया है तो कहाँ था, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जा रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये है ना, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है ये प्रोकैरियोटिक में क्या है, अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ओके, ठीक है। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यही क्या होता है, वहाँ पे बिजली सप्लाई करता नहीं, ये वहाँ के लिए क्या, ऊर्जा घर है, वहीं से क्या पूरे के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए। यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, इसमें मतलब दो झिल्ली पाई जाती हैं, और सभी यूकैरियोटिक्स में जितनी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सभी में उपस्थित होता है। जितनी भी आप यूकैरियोटिक कोशिकाएं जानते हैं, जिसमें देखो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, और क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, जो बाह्य परत होती है चिकनी एवं छिद्रित होती है, जिसकी बाह्य परत होती है सबसे आउटर, वो क्या होती है, वो मतलब उसमें कई सारे छेद रहते हैं, मतलब छिद्रित होता है, अतः परत बहुत ही दलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 में किसने, कोलिकर ने देखा था। किसने देखा था, कब, 1880 में कोलिकर ने देखा था, हम याद रखना। इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, याद रखना। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का एक डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने, सर्वप्रथम किल्लोर ने। कब देखा, 1880 में। किसने देखा, किल्लोर ने। कब, 1880 में। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये याद रखना। खुद का डीएनए पाया जाता है इसमें, ये नहीं कि अलग चीज ना, खुद का इसका डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हो चुका, ये काम क्या, देखो मैंने स्टार्टिंग में भी देख ली, ये जब बताओ कोशिका का ऊर्जा घर है, पावर हाउस है, तो ऊर्जा प्रोवाइड तो करेगा ना। सबसे बड़ा इसका काम क्या है, ऊर्जा को संचित करना। इसका मुख्य कार्य क्या था, ऊर्जा का निर्माण कर एटीपी के रूप में संचित करता है। ये हमारा क्या पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत बेहतरीन चित्र है, इसको अभी देख लो। ये क्या करता है, ये पावर हाउस है, देखो पूरी मतलब कि पावर हाउस पूरा बना हुआ है। ये क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है, निर्माण करता है, और एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर करता है। अच्छा, यह कोशिकीय श्रम का मुख्य स्थान है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। मतलब कोशिकीय श्रम का मुख्य स्थान है, यहीं पे सारी मेहनत होता है, सारा काम यही होता है, और एटीपी का निर्माण यहीं पर होता है। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य भाग था। अभी तक मैंने शुरू से अंत तक
जितने अभी था मैंने क्या है शुरू से अंत तक अभी पूरा जितना कोशिका का मुद्दा होता है कि कोशिका क्या होता है सब चीज़ यहाँ तक क्लियर कर दिए। ये इतना अगर आपने ढंग से जान लिया तो यही नहीं, अगर आप क्या है इंटर में बायो लेंगे या नीट की तैयारी भी करेंगे ना, वहाँ पर आपके लिए क्या है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो क्या है मन लगा के इस क्लास को अटेंड करना, दोस्तों को शेयर करना और बताओ कि बहुत बेहतरीन हर एक एक पॉइंट मैंने क्या है यहाँ पर क्लियर कराया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसी प्रकार हम नई नई चीज़ों के साथ अगली क्लास में मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।